अब सिर्फ एक ही कोर्ट से मिलेगी जमानत, यानी कि जमानत याचिका जो सिर्फ एक ही कोर्ट में लगने वाला है, ऐसा जजमेंट कह रहा है। और ये जजमेंट अभी का है, 4 मार्च 2025 का है। और इसके अंदर स्पेशल गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। स्पेशल 4 गाइडलाइन इसके अंदर बताई गई कि अब सिर्फ एक ही कोर्ट के अंदर क्या लगेगा, आपकी याचिका लगेगी। लेकिन उस याचिका के अंदर अब क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ेगी जमानत के लिए, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। स्टार्टिंग से आपको मामला बता देता हूं। और ये जो जजमेंट है ना, ये जजमेंट मेरा अब तक का जितने भी मैंने यूट्यूब के ऊपर जजमेंट बताई उन सब का सबसे बेस्ट जजमेंट मेरे को लगा। इसके अंदर जो है हर पॉइंट के अंदर, यानी कि जैसे पैरा नंबर 2 है, पैरा नंबर 3 है, हर पैरे के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया गया है, हवाला किया गया है। तो इसके अंदर जितने पॉइंट है सबके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जमानत के लिए। तो जिस बंदे को जमानत से रिलेटेड कोई भी जजमेंट पढ़नी है ना, नॉलेज चाहिए, तो भाई ये जजमेंट जरूर पढ़ लेना। हर पैरे के अंदर मैं आपको शो करवा दूंगा। देखो दूसरे पॉइंट में क्या बता दिया, भारत यहां से मामला स्टार्टिंग हुआ है। देखो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की रेखा और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों के आधार पर संदर्भ दिया गया है कि, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है ना, उसके आधार पर यह इस न्यायालय को जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं से निपटने में असंगति से बचने के संदर्भ पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई गाइडलाइन दी है जमानत से रिलेटेड, तो इस हाईकोर्ट को क्या करना है, इस हाईकोर्ट को उस असंगति से बचने के लिए क्या है, यह चीज बताई गई है। विभिन्न उच्च न्यायालय जमानत अग्रिम जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग हाई कोर्ट जो है अलग अलग प्रक्रिया अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बेल से रिलेटेड, उसको ना फॉलो करके अलग अलग कर रहा है, कोई हाई कोर्ट अलग, कोई हाई कोर्ट अलग। एक उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जा रही कतिपय प्रक्रियाओं को यदि अन्य उच्च न्यायालय पर लागू किया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप जमानत याचिका पर निर्णय लेने में विसंगति उत्पन्न होती है। यानी कि अगर एक हाई कोर्ट ने बेल से रिलेटेड अगर किसी प्रक्रिया को अपनाया है और वो बेल अगर दूसरी हाई कोर्ट में जाती है तो वो क्या कहती है, भाई मैं तो इस पे अलाउ नहीं करती हूँ, तो दोनों में क्या होगी, विसंगति उत्पन्न होगी। इसलिए जमानत अग्रिम जमानत याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से संबंधित मुद्दे पर कानून की चाल पर विचार करना अनिवार्य है। तो इसीलिए अब इस जजमेंट के अंदर जो दिशा निर्देश आए कि अब एक ही कोर्ट के अंदर क्या लगेगा, आपका जमानत लगेगा, ताकि जिस कोर्ट के अंदर जमानत लग रहा है वो एक ही प्रक्रिया अपनाएगा। और प्रक्रिया कैसी होगी वो आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मिसाल दिखाता हूँ इस जजमेंट के अंदर क्या क्या मिसाल कायम की है। पैरा नंबर 3 आ गया। पैरा नंबर 3 के अंदर भी शहजाद हसन खान वर्सेस, ठीक है, सेकंड मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या मिसाल दी गई, इसके अंदर भी बेल से रिलेटेड मिसाल दी गई है। फिर चौथे पॉइंट के अंदर भी आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर नहीं बताया, सर्वोच्च न्यायालय की इसके अंदर बताया तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसके मामला, लेकिन मामले का नाम नहीं बता रखा है। देन महाराष्ट्र राज्य बनाम कैप्टन, इसके अंदर भी क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट की हवाला जजमेंट का हवाला आ गया। 6 पॉइंट में बता दिया कि जजमेंट के अंदर भी ये रहा जगन मोहन राव वर्सेस ये आ गया, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की है। और इसी के अंदर हसन खान ने सुप्रीम, इसके अंदर 2 जजमेंट बता दिए, ये भी बेल के लिए। अब आगे देखते, अब इसमें ये 6 पॉइंट था। इसके अंदर फिर जगमोहन बहल और अन्य, ये दिल्ली का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। इसके अंदर भी क्या है, बेल से रिलेटेड बातें बताई गई है। 8वें पैर में फिर देखो ये साजिद वर्सेस उत्तर प्रदेश के मामले में फैसला, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मैटर है। इसके अंदर भी एक है बेल से रिलेटेड मैटर है। और फिर आ गया 9वें पॉइंट, और 9वें पॉइंट के अंदर भी फिर सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के 3 न्यायाधीशों की जो भी इनके जो रजिस्ट्रार जनरल थे उनके आधार पे जो बात बताई गई थी वो उसका भी इसके अंदर जिक्र है। 10वें पॉइंट में राज्यपाल वर्सेस राजस्थान, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है। और फिर ये आ गया साजिद के मामले में और राज्यपाल के मामले में टिप्पणियां जो की गई थी, यानी कि इस जजमेंट के अंदर बेल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मैटर है ना तो वही जजमेंट जरूर पढ़ लेना। 11वें पॉइंट में फिर हवाला दिया गया, ठीक है। 12वें पॉइंट में फिर हवाला दिया गया है। देखो ये नॉलेज के लिए होते हैं। 13वें पॉइंट में फिर शेखर प्रसाद मेहता का फिर हवाला दिया गया है। 14वें पॉइंट में फिर हवाला दिया गया है। देखो कितनी बढ़िया जजमेंट है बेल के लिए। तो चलो अब आपको डायरेक्ट गाइडलाइन बता देता हूँ। इसके अंदर देखो 16वें पॉइंट में बताया गया। तो जस्ट जो बात मैं आपको चेक करवा रहा था वो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो संदर्भ का उत्तर, अब डायरेक्ट उत्तर दे दिया है। इस न्यायालय की राय में उपरोक्त स्पष्टीकरण असंगति को दूर करेंगे, यानी कि जो 2 हाई कोर्ट के बीच में, जो अलग अलग कोर्ट के बीच में जो बेल से रिलेटेड जो असंगति होती है, अब ये निर्णय जो है उनको दूर कर देगा और एक महत्वपूर्ण सीमा तक स्थिरता बनाए रखेंगे। यानी कि अब उनको क्या है, एक ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यह न्यायालय नियमानुसार संदर्भ का उत्तर देने के लिए इच्छुक है। पहली बात बता दी, एक ही प्राथमिक अपराध संख्या से उत्पन्न, यानी कि एक ही FIR से जो मुकदमे उत्पन्न हुए हैं, यानी कि एक FIR में अगर 4 लोगों के नाम है तो चारों लोगों का एक ही मुकदमा माना जाएगा, होता भी एक ही है। या जो भी अपराध संख्या से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत, अग्रिम जमानत आवेदकों को
रोस्टर धारण करने वाले उसी विद्वान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, उसी विद्वान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय में ऐसी कोई कठिनाई मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल सीट पर एक विद्वान न्यायाधीश और मुधेर बेंच में एक अन्य जमानत अग्रिम जमानत आवेदन को सुनने के लिए रोस्टर धारण कर रहे हैं। यानी कि अगर कोर्ट के अंदर एक बेंच है जमानत के लिए, तो उसी के पास में आपकी क्या लगेगी, उसी के पास में आपकी जमानत की याचिका लगने वाली है जी। यानी कि अगर एक एफआईआर में 4 लोगों के नाम है ना, तो चारों लोग अगर अलग अलग जमानत के लिए जा रहे हैं तो भी उनका एक जगह क्या जाएगा, उनका एक जगह मैटर चला जाएगा जी। यानी कि एक ही मजिस्ट्रेट के पास में मैटर जाएगा। सेकंड बता दिया, रोस्टर में परिवर्तन होने पर, इफ एनी केस अगर रोस्टर के अंदर परिवर्तन किया जाता है, यानी कि प्रक्रिया के अंदर परिवर्तन किया जाता है, उसके अंदर जो भी रोस्टर रजिस्टर के अंदर अनुवर्ती जुड़े याचिकाओं यदि कोई हो सहित कर्मिक जमानत अग्रिम जमानत आवेदकों को रोस्टर धारण करने वाले विद्वान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि अगर उसके अंदर चेंज हुआ है, तो अगर कोई और न्यायाधीश चेंज हुआ है तो उस विद्वान न्यायाधीश के समक्ष भी क्या हो जाएगा, सारी की सारी जमानत अब वहीं पे जाएगी जी। फिर तीसरी बात बता दी, विद्वान रोस्टर न्यायाधीश कर्मिक जमानत अग्रिम जमानत आवेदकों पर विचार करते समय पूर्ववर्ती विद्वान न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को उचित महत्व दे सकते हैं। यानी कि जिस भी बेंच के पास में जमानत आई है, पहले वाले मजिस्ट्रेट ने जमानत क्यों नहीं दी, क्या रीजन दिया, उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिन्होंने उसी प्राथमिक अपराध संख्या से उत्पन्न जमानत अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया था। ठीक है। फिर बता दिया, मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि दायर की गई सभी जमानत अग्रिम जमानत याचिकाओं में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी। अब जमानत के लिए आप जो भी एप्लीकेशन लगाओगे ना, उसके अंदर क्या क्या सूचना आपको डालनी है वो भी इसके अंदर गाइडलाइन के अंदर बताया है। 4 बातें बता दी। पिछली जमानत अग्रिम जमानत याचिका यदि कोई हो तो उसकी संख्या नंबर, पहले मान के चलो निचली अदालत के अंदर कोई भी जमानत लगाई है तो उसका जो है आपको एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप सेम फिर दोबारा अगर आप अपील में गए हैं तो उस केस में ऐसी याचिकाओं का विवरण, जो भी उसका विवरण आया था वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले वाला जो हमारी याचिका थी वो कैसी थी। पारित आदेशों की प्रतियां, नीचे वाली कोर्ट ने क्या आदेश उसके खिलाफ दिए हैं, वो क्या रीजन के साथ में वो बेल रिजेक्ट की है, उसकी सारी प्रतियां। किसी न्यायालय के समक्ष किसी भी याचिका के लंबित होने के संबंध में विवरण, या फिर अगर कोई भी याचिका किसी दूसरे कोर्ट में क्या है पेंडिंग चल रही है तो उसका जिक्र करना पड़ेगा कि ये जो है वहाँ पे पेंडिंग चल रही है। तो अब एक ही कोर्ट में क्या लगेगी, जमानत लगेगी, जो जमानत रोस्टर के अकॉर्डिंग है उसी न्यायाधीश के पास में मामला जाने वाला है जी। ठीक है। तभी मैं कह रहा था इस जजमेंट के अंदर देखो कितनी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया, और वो सब बेल के रिगार्डिंग है। यानी कि जो भी विद्वान वकील थे उन्होंने कितनी मेहनत से इतनी जजमेंट निकाली होगी कि बेल से संबंधित इतने जजमेंट है। तदनुसार इस संदर्भ का उत्तर दिया गया कि रजिस्ट्री मद्रास हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट और मुधेर बेंच दोनों में सभी जमानत अग्रिम जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगा। यानी कि प्रिंसिपल सीट और मुधेर बेंच दोनों में सभी जमानत, जो हाईकोर्ट है मद्रास का, ये क्या करेगा, एक ही रोस्टर अपनाएगा और सूचीबद्ध करेगा, जिसमें निपटान के लिए रोस्टर रखने वाले विद्वान न्यायाधीश के समक्ष परिणाम संबंधित याचिकाएं शामिल है। तो अब एक ही जज के पास में क्या जाएंगी, सारी जमानत एक ही जज के पास में जाने वाली हैं जी। ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 मार्च 2025 का, और ये मैटर था आपका, और ये मद्रास हाई कोर्ट की ये जजमेंट थी जी। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें। ये स्पेशल बेल के लिए था जी, और इसको पढ़ ज़रूर लें। देखो कितनी जजमेंट का हवाला दिया गया है, नॉलेज अच्छी मिलती है जब किसी ने देखो सिर्फ एक जजमेंट का हवाला देके और सिर्फ उसकी मेन चीज़ ही बताई है इसके अंदर, लेकिन अगर हम पूरा और पढ़ लेते तो और अच्छा भी रहता है। इस खैर बात सारी नॉलेज की है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है वही पढ़ पाता है, हर किसी का पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। और कुछ तो चलो जैसी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो उम्मीद करूँगा जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अदर जजमेंट के साथ में, या कोई ऐसा जजमेंट है आपके केस रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, उनसे भी आप बोल सकते हो कि मेरे केस से रिलेटेड कोई जजमेंट है, उसके ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, पढ़ के बता दूंगा, कि एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। थैंक यू जी।